अग्निवीर योजना पर उठ रहे सवालों के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने आज अग्निवीर योजना पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। पीएम ने कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है, लेकिन आरोप लगाने वाले सैन्य सुधार पर भी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने सेना के नाम पर हजारों करोड़ के घोटाले किए। पेंशन बचाने के लिए अग्निवीर योजना लाने का आरोप गलत है, ये भी पीएम मोदी की ओर से कहा गया। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। तो अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान। आज करगिल विजय दिवस हम सब मना रहे हैं और हमारे साथ इस स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु से आपका तारुफ कराना चाहूंगा, क्योंकि ब्रिगेडियर शरदेंदु 1999 में हुआ करते थे मेजर शरदेंदु, और लखनऊ से उन्हें जम्मू भेजा गया था। शरदेंदु जी, करगिल विजय दिवस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो बयान आया अग्निपथ योजना को लेकर कि पहले कैसे सेना के नाम पर हजारों करोड़ के घोटाले होते थे, और अब जब सेना को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं को लाने की कोशिश की जा रही है, तो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं पीएम के इस बयान को? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वो तमाम तरीके के पॉलिटिकल बयानों से दूर रहती है और उसका सिर्फ एक मकसद है, अपना प्रोफेशनलिज्म को एक्सीलेंस की तरफ ले जाना, और जो देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, जिसमें कि बॉर्डर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करना, और इंटरनल सिचुएशन में अगर कोई तब्दीली आती है या डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उसको कंट्रोल करना। तो इस मकसद के तहत हिंदुस्तान की सेना काम करती है, और सेना हमेशा से पॉलिटिकल झुकाव या पॉलिटिकल अलाइनमेंट के खिलाफ रही है। वो अपना एक अलग अस्तित्व है। उसके सर्वोच्च कमांडर देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस मुद्दे के तहत इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान की आर्मी काम करती है। और जहां तक तमाम स्कीम का सवाल है, जहां तक अग्निवीर का सवाल है, इस पे डिबेट जारी है। सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे काम हो रहा है और एक सोच उभर के सामने आ रही है। मेरा मानना है कि पूरी भारतीय सेना अपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस और कॉम्बैट एफिशिएंसी के लिए बात करती है, और जब आपको कॉम्बैट एफिशिएंसी लानी है तो वो कैसे आ सकती है? आपकी ट्रेनिंग से आ सकती है, आप में लड़ाई का जज्बा डेवलप करने से आ सकती है, आपको तमाम तरीके के टैक्टिकल मूव आने चाहिए, तमाम तरीके के मॉडिफिकेशन किस तरीके से ऑपरेशन प्लान में आने चाहिए, और लड़ने का जज्बा, ये सारी मैच्योरिटी के साथ, और ट्रूप्स को कमांड करना, चाहे वो सेक्शन है,
प्लेटून है, कंपनी है, इस तरीके की अगर आप में सोच है तब आप किसी को अंजाम दे सकते हैं। लड़ाई लड़ना एक अलग बात है, उसके लिए जज्बा पैदा करना, अपने आप को कंडीशनिंग करना, उसमें समय लगता है। तो 4 साल का समय बहुत कम समय है इस चीज को हासिल करने के लिए। तमाम तरीके के हाईटेक इक्विपमेंट आ रहे हैं, तमाम तरीके की लड़ाई लड़ने की विधाएं बदल रही हैं। तो मेरा मानना है कि यह समय कम है। अग्निवीर की जो योजना है, इसको अब समय है रिव्यू करने का। जो बेहतर सिस्टम है उसको लाइए। हिंदुस्तान आर्मी को अगर यंग करना है तो साथ में हमें उसे रण कौशल भी बनाना है, हमें रिजल्ट देना है, हमें ऑब्जेक्टिव पे फतह करना होता है। लिहाजा उसके लिए क्या बेहतर है, 4 साल का सोल्जर या 10 साल का सोल्जर या 15 साल का सोल्जर जिसको तमाम तरीके का एक्सपीरियंस है। एक सोल्जर को बनने में काफी समय लगता है, उसकी कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ाने में वो इंच दर इंच आगे बढ़ता, और साथ में एक कंडीशनिंग होती है। क्या वो कंडीशनिंग आप 4 साल में हासिल कर पाएंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी तरफ से उठाया जा रहा है जी सर। लेकिन कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से स्क्रैप ना किया जाए जैसा कि विपक्ष मांग उठा रहा है, लेकिन उसमें रिव्यू की जो जरूरत है, जो जरूरी बदलाव होने चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत जरूर है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान पर भी बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। पाकिस्तान आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर के सहारे है। आतंकी आका मेरी आवाज सीधे सुन रहे हैं। नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, ये कहा गया। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से बोला जोरदार हमला, ये आपने सुना। संजय मैस्टन सर, समय समय पर पाकिस्तान ने ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं जिससे पता चलता है कि वो किस तरीके से जो कहता है वो करता नहीं है, बल्कि उसके उलट वो तमाम ऐसी चीजें करता है जिससे गलत संदेश दुनिया भर में जाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का सीधा हमला पाकिस्तान पर, एक सीधा मैसेज भी पाकिस्तान। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सीधा मैसेज दिया है। और आप देखिए, इतिहास से गवाह है, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तब से लेके आज तक पाकिस्तान हमेशा हमारे देश में दखल अंदाजी देता आया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर। पहले तो कन्वेंशनल वॉर किया उसने 47, उसके बाद 65 में, 71 में, कारगिल में, और अभी वो आतंकवाद का, प्रॉक्सी वॉर का फ़ायदा उठा रहा है। और वो पाकिस्तान की, मैं जब बोलूँगा पाकिस्तान, मैं बोलूँगा ये पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान ISI, वो सेना जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है, तो पाकिस्तान तो उनके कंट्रोल में है। और वो सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका बहुत इरादा यही है कि इंडिया के साथ लड़ाई करते रहो। और प्रॉक्सी वॉर सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका उनको सूट करता है क्योंकि वो सस्ता है, टिकाऊ है, भाड़े के उनको वो मिल जाते हैं टेररिस्ट लड़ने के लिए। खुद पाकिस्तान सेना नहीं लड़ना चाहती है क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान की सेना को हम पूरी तरह हर 71 में अगर हमने 90,000 उनके कैदी पकड़े थे, हिंदुस्तान की टेरिटरी में रखे थे, साफ जाहिर है कि पाकिस्तान सेना की लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन वो टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म, और वो करता रहेगा। आप देखिए, आज भी कर रहा है। आप जम्मू रीजन में देख लिए, फिलहाल कुपवाड़ा सेक्टर में हुआ है, ये करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय सेना को और हमारे पूरे देश को
एकजुट होके उनको कड़ा जवाब देना पड़ेगा। बेशक, हमेशा। बिल्कुल सही आपने कहा सर। राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि करगिल का जब जब जिक्र होता है हमें यह भी याद आता है कि जब जब पाकिस्तान के तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। लेकिन अब वॉर का अंदाज बदल गया है। प्रॉक्सी वॉर एक तरह की लड़ी जा रही है नॉन स्टेट एक्टर्स और आतंकवादियों के जरिए। अब हम कितने सक्षम नजर आते हैं बीते 25 सालों में इसका मुकाबला करने में? देखिए, जो पिछले 25 सालों में पाकिस्तान ये तो सीख गया है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वो हमारे साथ कर नहीं सकता है। और मैं ये भी कहूँगा कि जब 25 साल पहले जब हमने कारगिल में युद्ध किया, हमने अपना ही एक हाथ अपने पीछे बांध दिया था जब हमने कहा था कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। और जो हमने उसके लिए जो एक्स्ट्रा कैजुअल्टीज़ हमने भुगती हैं वो हमारे शौर्य का प्रतीक है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक सीखा नहीं है। प्रॉक्सी वॉर उन्होंने बीच में थोड़ी सी कम कर दी थी, लेकिन अब फिर पिकअप हो गई है, क्योंकि उनका प्रेशर जो है, पाकिस्तान का प्रेशर अफगानिस्तान से बढ़े जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जो है, जो एलीट, जो पाकिस्तानी जनरल्स जो कंट्रोल करते हैं उस कंट्री को, वो चाहते हैं कि उनका ध्यान, जो पॉपुलेशन का ध्यान है, वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम से हटा रहे। और इसीलिए वो पाकिस्तान, वो इंडिया और कश्मीर की बात करते हैं, जबकि उनके ऊपर एक बड़ी विपदा है अफगानिस्तान की, जिन्होंने कुछ ही आई थिंक इस हफ्ते ही बोला है कि हम ड्यूरेंट लाइन को बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और जो उनका प्रॉक्सी था तालिबान अफगानिस्तान में, वही उनके पीछे चढ़ के बोल रहा है कि हम ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप ये सोचिए कि प्रॉक्सी वॉर में जो ये गेम खेल रहे हैं पाकिस्तानी जनरल्स, मेरे हिसाब से उनको सोचना चाहिए कि आगे जाके यही प्रॉक्सीज उनको क्या बोलेंगी। तो जब जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था, यू कांट हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम नॉट टू बाइट, तो वही मेरे ख्याल से वो सबक उन्होंने लिया नहीं है। प्रॉक्सी वॉर कर तो रहे हैं, लेकिन कब तक चलेगी? बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये प्रॉक्सी वॉर चल तो रही है, लेकिन कब तक चलेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ भी कर दिया। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस बीच बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल के द्रास पहुंचकर जंग में शहीद होने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली वॉर मेमोरियल पर करगिल युद्ध के दौरान बहादुरी से लड़ने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सलाम किया। तो तस्वीरें आपके सामने। कि कारगिल युद्ध के समय मैं सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। तो करगिल वॉर के हीरोज की जांबाजी को आज पूरा देश कर रहा है याद, पूरा देश कर रहा है सलाम। करगिल युद्ध को 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में दुनिया बदल गई। भारत दुनिया का सुपर पावर बन गया, लेकिन पाकिस्तान को करगिल की साजिश इतनी महंगी पड़ी कि वो आज तक इससे उबर नहीं पाया है। आज 25 साल बाद पाकिस्तान की जनता ही अपने हुक्मरानों को कोस रही है कि उन्होंने करगिल वाली गलती की क्यों, क्योंकि इसी करगिल ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया और भारत को ज्यादा शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और आधुनिक बना दिया। यह सब हुआ कैसे, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। हम मौजूद है लामोचिन व्यू पॉइंट पर, जहां से सीधे हम आपको वो तमाम पहाड़ियां दिखाएंगे जो कि युद्ध का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन इस बीच मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे देश के वीर जवान हैं जो यहाँ पर लगातार इन तमाम चुनौतियों में डटे रहते हैं।
3 और 4 की रात को मेरी यूनिट ने 8 के साथ मिलकर किया और झंडा वहाँ पे फहराया और उसके बाद देश का मनोबल भी बढ़ा और पाकिस्तान का और पाकिस्तान की सेना का मनोबल टूटा। 25 साल पहले जोजिला पास से लेकर के रोहतांग पास और के काराकोरम पास इस इतने बड़े एरिया की जिम्मेदारी एक डिवीजन के पास थी। आज वहाँ पे कोर से ज़्यादा ट्रुप्स है, एक कोर में 3 डिवीजन होता है। जो पहले दुश्मन ने शायद सोचा था कि एयरफोर्स इफेक्टिव नहीं हो पाएगी बिकॉज ऐसे ना कोई जहाज़ है ना कोई वेपन सिस्टम है, मगर हमने उनको उसमें सरप्राइज़ दिया और हमने अपनी इनोवेशन से जो है हमने ये इस अटैक में और स्ट्राइक करने में सफलता प्राप्त की। थोड़ी सी बर्फ में आपको वो पीक दिख रही है, इसका नाम है टाइगर हिल, जहां पर युद्ध का केंद्र बना हुआ था और लगातार वहां पर घुसपैठियों को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सेना के वीर सपूत लगातार वहां पर डटे रहे, हिम्मत दिखाई, देश के लिए बलिदान दिया और आखिरकार विजय प्राप्त की। ठीक बिल्कुल ये वार मेमोरियल जो है सटीक एक तरफ से टोलोलिंग और दूसरी तरफ से टाइगर हिल की पहाड़ी जो इसके बीचों बीच ये बनाया गया है और काफ़ी जो है इतिहास देश के वीर सपूतों ने इन ऊंची पहाड़ी पर रचा हुआ है जब उन्होंने दुश्मन को जो है यहाँ से वापस खदेड़ा है। 25 साल पहले हुई इस जंग ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। 1999 में हुई इस जंग ने भारत को सर्वशक्तिमान बना दिया। 25 साल बाद कारगिल के 2 अंजाम, तबाह पाकिस्तान, सुपर पावर हिंदुस्तान। लेकिन यह कैसे हुआ? कारगिल की जंग का नतीजा निकलने के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी रही। इस जंग ने पाकिस्तान को कंगाल और बदहाल कर दिया, लेकिन इसी जंग ने भारत को शक्तिशाली बनने और विकसित होने का रास्ता बता दिया। आज पाकिस्तान को 25 साल पहले भारत को दिए धोखे का मलाल है, क्योंकि पाकिस्तान को कारगिल की साजिश इतनी महंगी पड़ी कि वो आज तक इससे उबर नहीं पाया और इसी कारगिल ने भारत को सुपर पावर बना दिया। कारगिल का युद्ध 25 साल पहले हुआ था। परवेज मुशर्रफ ने भारतीय सेना का सियाचिन से संपर्क काटने के मकसद से कारगिल की साजिश रची। सेनाओं के बीच आपसी समझौते का फायदा उठाकर परवेज मुशर्रफ ने सर्दियों के मौसम में पाकिस्तानी फौज को कारगिल की चोटियों पर बैठा दिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी धोखे का भारतीय जांबाजों ने ऐसा जवाब दिया जिसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। दूसरे लेटर में उन्होंने लिखा था कि नहीं, ऑफ कोर्स कि इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू कैप्चर 5 फौजेस नहीं कर पाए, और उन्होंने लिखा था कि उन्होंने 6 पाकिस्तानियों को खदेड़ा वहाँ पे ऊपर, और जो उनका सबसे बड़ा सक्सेस था कि वो 6 लोगों के साथ ऊपर गए थे और 6 लोगों के साथ वापस आए। मतलब कि उनकी जो पूरी कंपनी थी, तो ही वाज अ डेल्टा कंपनी कमांडर, उन्होंने अपना कोई सिंगल सोल्जर भी नहीं किया। कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, राइफलमैन संजय कुमार, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन एन कैंगरू से, लेफ्टिनेंट कीशिंग क्लिफर्ड नोंग्राम, नायक दिगेंद्र कुमार, कैप्टन अमोल कालिया। 527 जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया और पाकिस्तान के कब्जे से भारत की हर चोटी को वापस छीन लिया। इन वीर सपूतों की वीरता भारत के शौर्य की कहानियां बनी, लेकिन पाकिस्तान कारगिल में अपनी सेना का भी सगा साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कारगिल में अपने सैनिकों के शव तक उठाने से इनकार कर दिया था।
आज पाकिस्तान के विशेषज्ञ और कारगिल के समय सेना में रहे पाकिस्तानी जनरल तक कारगिल को पाकिस्तान की ऐतिहासिक गलती बताते हैं। ऐसी गलती जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। कारगिल में हुई हार के बाद पाकिस्तान की सेना का आत्मविश्वास डगमगा गया। पाकिस्तान की सेना के जवानों को अपने आर्मी चीफ और रणनीति बनाने वालों पर यकीन खत्म हो गया। विश्व के हर बड़े मंच पर पाकिस्तान के धोखे की कलई खुल गई। दुनिया के जो सुपर पावर देश पाकिस्तान को अपना नजदीकी बताते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी। नतीजा, पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर टूट गया। कारगिल के बाद पाकिस्तान में एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने का राजनीतिक खेल शुरू हुआ, जिसने पाकिस्तान में स्थिर सरकार बनने की हर संभावना को खत्म कर दिया। कारगिल को लेकर आज पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ और आम लोग ही सेना और उस समय की मुशर्रफ सरकार को कोसते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कारगिल के बाद से भारत ने तेजी से तरक्की की। कारगिल युद्ध के समय दुश्मन को हर रणनीतिक बढ़त हासिल थी। हम नीचे थे और पाकिस्तानी सेना हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर बैठी थी। उन्हें हमारी सेना की हर गतिविधि का पता चलता था। उस समय भारतीय सेना के पास बोफोर्स तोपों और मिराज जैसे फाइटर जेट्स के अलावा बहुत आधुनिक शस्त्र भी नहीं थे। लेकिन भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया, जिसे युद्ध गाथाओं की किताबों में लिखा और पढ़ाया जाता है। देखिए, ये जो वायुसेना के लिए जो चुनौती थी, ये ऐसा जो हाई ऑल्टीट्यूड है 15,000 से 18,000 फुट, ये वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसी काइंड ऑफ टेरेन नहीं है। और ये इस टेरेन के लिए कोई जहाज नहीं बना है, कोई वेपन नहीं बना है, मगर हमने उनको उसमें सरप्राइज़ दिया और हमने अपनी इनोवेशन से जो है हमने ये इस अटैक में और स्ट्राइक करने में सफलता प्राप्त की। नीचे से उड़ान भरकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन पर फाइटर जेट से निशाना साधना भी आसान काम नहीं था। लेकिन हमने असंभव को संभव कर दिखाया और दुनिया को बता दिया कि युद्ध ऐसे भी लड़े और जीते जा सकते हैं। कारगिल के बेहद मुश्किल हालातों में विजय ने भारतीय सेना में अद्भुत आत्मविश्वास भर दिया। लेकिन कारगिल की जंग पाकिस्तान की सेना के लिए आत्मघाती साबित हुई। लेकिन इसी जंग ने भारतीय सेना को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार भारतीय सेना टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह आधुनिक हथियारों से लैस होने लगी। और आज भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से लड़ने और जंग जीतने में सक्षम है। 25 साल पहले जोजिला पास से लेकर के रोहतांग पास और के काराकोरम पास, इस इतने बड़े एरिया की जिम्मेदारी एक डिवीजन के पास थी। आज वहाँ पे कोर से ज़्यादा ट्रुप्स हैं। एक कोर में 3 डिवीजन होता है, तो कितने ट्रुप्स बढ़ गए, हर रोड फैसिलिटी कितनी बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिमेंडस। 25 साल पहले परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ हुआ करते थे। पाकिस्तान को अमेरिका ने उस वक्त के सबसे आधुनिक F-16 फाइटर जेट्स दिए थे और कारगिल से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने चीन की मदद से परमाणु परीक्षण किए थे। भारत की परमाणु शक्ति से बौखलाए पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चगाई जिले के रास्को हिल्स में परमाणु परीक्षण किया था। दोनों देशों के बीच एटम बमों की होड़ और बढ़ती। इससे पहले पड़ोसी सबसे पहले की नीति रखने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर जाकर अमन और शांति का प्रस्ताव रखा। कश्मीर समेत विवाद के हर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की पहल की। 21 फरवरी 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे लाहौर घोषणा पत्र कहते हैं।